हेलो स्टूडेंट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं इकोलॉजी के ही एक टॉपिक एटमॉस्फेयर के बारे में। और जैसा कि हम एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं कि हमारे चारों ओर का जो वायुमंडल होता है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। बहुत ही साधारण तरीके से एटमॉस्फेयर वर्ड को यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही हम इकोलॉजी की फ़ील्ड में आ जाते हैं और इकोलॉजी की फ़ील्ड में आते ही हमें किसी भी फैक्टर का, और हम कहें तो किसी भी स्ट्रक्चर बना रहा हो या फंक्शन से जुड़ा हुआ हो या कंट्रोल से जुड़ा हुआ हो, कोई भी फैक्टर चाहे वो बायोटिक हो या बायोटिक हो, उनका हमें ऑर्गेनिजम्स के साथ में जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो इंट्रैक्शंस हो सकते हैं, उनको हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो इकोलॉजी की फील्ड में एटमॉस्फेयर शब्द का जो प्रॉपर मीन है वो साधारण ना रह कर के जीवों के साथ में इसका इंटरेक्शन क्या रह सकता है, क्या कहीं पे ये जीवों को किसी भी प्रकार से प्रभावित करता है या नहीं करता है, ऐसी बहुत सारी बातें हमें इस एंगल से देखनी होती हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, तो एन एटमॉस्फेयर मीनिंग टू वेपर एंड स्फीयर, यानी कि जो इनका जो ओरिजिन है, एटमॉस्फेयर शब्द का जो ओरिजिन है एटम्स और स्फीयर, तो उसका अगर हम मीन निकालें तो उसका मीन आता है कि वेपर, और स्फीयर का मतलब गोला होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक गोला है और उस गोले के अंदर वेपर्स हैं। वेपर्स बोलने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो वेपर वर्ड अपने आप में जो गैसियस अवस्था होती है उसका फीलिंग देता है कि चारों तरफ एक आवरण जैसा है, लेकिन वो आवरण गैसियस कंपोजिशन से बना हुआ है। तो एटमॉस्फेयर लिटरली देखें, अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ का एक स्फीयर है जो वेपर से बना होता है। इज ए लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग ए प्लैनेट। ऐसा नहीं है कि हमारी जो अर्थ है उसके चारों तरफ ही एटमॉस्फेयर है, दूसरे जो प्लैनेट हैं उनका भी अपना एटमॉस्फेयर है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन अलग है, बाकी जगह पे एटमॉस्फेयर उसका कंपोजिशन अलग हो सकता है, लेकिन किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ मिलने वाला वेपर का जो स्फीयर होता है दैट इज़ लिटरली कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। और ऐसा नहीं कि हम केवल वेपर फॉर्म में होगा या गैसियस फॉर्म में होगा तभी हम उसको एटमॉस्फेयर बोलेंगे। अदर मटेरियल बॉडी भी हो सकती है, कोई दूसरी चीज़ें भी इसको बना सकती हैं ऑफ सफिशिएंट मास। सफिशिएंट मास का मतलब ये है कि मास बोलने का मतलब होता है द्रव्यमान, की ऐसी चीज़ें हों जिनका कोई ना कोई वेट हो। हालांकि ऐसे लगता है कि एटमॉस्फेयर में तो हवाई तो है, गैसेज ही तो हैं, वो तो बहुत हल्की होती हैं। तो हल्की ज़रूर होती है, लेकिन उनमें वजन भी होता है, उनका डेफिनेट कोई ना कोई मास होता है। तो एनीथिंग कुछ भी हो सकती है जिसका एक मेजरेबल मास हो और वो किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के चारों तरफ एक स्फीयर बनाता हो, तो उसे हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे। अब केवल इतनी बातें ही नहीं होती हैं, देखा जाए तो ये जो भी स्फीयर बना हो, चाहे वो गैसेस से बना हो या कोई दूसरा सफिशिएंट मास वाला मटेरियल उसका कंपोनेंट हो, दैट शुड बी हेल्ड इन प्लेस बाय द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। कि जो भी प्लेनेट हमने ले रखा है, जो भी बॉडी हमने ले रखी है, उस प्लेनेट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, क्योंकि जितने भी प्लेनेट हैं वो सारे प्लेनेट किसी न किसी जो सोलर सिस्टम है उसका पार्ट होते हैं, और सोलर सिस्टम का पार्ट होने के कारण से वो अपनी एक्सिस के ऊपर भी रोटेट करते हैं। और उनका जो भी सन होता है, जैसे हमारी पृथ्वी हमारी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वैसे किसी दूसरे सौरमंडल के अंदर कोई दूसरा ग्रह है, वो वहाँ का जो सोलर सिस्टम का जो मैन जो भी जो स्टार होता है, जैसे हमारे सोलर सिस्टम का मेन स्टार सन है, वैसे कहीं और पे दूसरा भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज की पॉसिबिलिटीज़ है। तो जहाँ भी कोई प्लेनेट होगा वो उसका पर्टिकुलर एक एक्सिस है, उसके ऊपर वो रोटेट करता है, और उसका जो मेन सोलर सिस्टम का जो स्टार है उसके चारों तरफ भी वो अपनी जो परिक्रमण गति है उसको वो करता है। तो इस एक्सिस के ऊपर रोटेशन की जो उनकी एबिलिटी होती है कि जैसे हमारी पृथ्वी की जो एक्सिस है उस एक्सिस के ऊपर लगातार घूमती रहती है, उस घूमने की वजह से ही डे एंड नाइट की फॉर्मेशन होती है। तो इस घूमने के कारण से जो एक्सिस के ऊपर जो घुमाव इसका हो रहा है, लगातार जो घूम रही है, उसकी वजह से ग्रेविटी बनती है।
ग्रेविटी का मतलब ये है कि जो सबसे हैवी चीज़ें हैं, जो हैवी मास वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, वो केंद्र की तरफ, जो बिल्कुल सेंटर होगा प्लेनेट का, जैसे हमारी धरती का जो सेंटर है जिसे अपन कोर बोलते हैं, उसमें पाए जाएंगे। थोड़े से और हल्के हैं वो और बाहर मिलेंगे, और जब हम सरफेस से बाहर आ जाते हैं तो वहाँ पर भी कंपोनेंट हैं, लेकिन वो बहुत हल्के हैं। इट मीन्स वो सॉलिड नहीं है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। तो जो गैसेज हैं वो भी एक प्रकार का मास ही है, लेकिन जो उनके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, उसके कारण से वो हमें चट्टान की तरह या सरफेस की तरह नहीं दिखते। लेकिन देखा जाए तो उस एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी पार्ट आता है, वो सारा जो गैसियस कंपोनेंट से बना हुआ जितना भी स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज हेल्ड बाय ग्रेविटी ऑफ ओवर अर्थ, की हमारी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण से वो उसके ऊपर चिपका हुआ रहता है। यानी कि धरती हमारी घूम रही है, और घूमने की वजह से उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा है उसके कारण से सब कुछ उसमें चिपका हुआ है, सब कुछ उसके केंद्र की तरफ चिपकने की तरफ है। और चिपकने के लिए जो फोर्स वहाँ पे काम कर रहा है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से हमारा जो वायुमंडल है, वो वायुमंडल भी हमारी पृथ्वी की सतह के ऊपर चिपका हुआ है। अब जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से दूर जाएंगे, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कमज़ोर पड़ता चला जाएगा, और एक लिमिट के बाद में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद में जो एटमॉस्फेयर है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उससे बाहर जो भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो मास रखते हों या विदाउट मास वाले हों या एनिक फॉर्म में हो, उनको हमारी पृथ्वी अट्रैक्ट नहीं कर सकती, वो खींचे नहीं हो सकते, वो हेल्ड नहीं किए जा सकते। तो जहाँ तक फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई तभी करेगा, फोर्स को अप्लाई करने के लिए किसी न किसी मास वाले ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो जिसका भी मास है, चाहे वो काफ़ी हल्का वजन में हो, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो या किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में हो, वो पार्टिकल्स गैसेस वो हेल्ड किए जा सकते हैं। और उनका जो पूरा पूरा जो कंपोजिशन बन कर के आ गया, पूरा जो एक पूरा कवर जो बन जाता है, जो स्फीयर बन जाता है, वही हमारा एटमॉस्फेयर है। अब हम बात करते हैं कि हमें एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है, अगर हम उस कंपोजिशन की बात करें तो पहले अपन जो लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर जो फिगर बना है उस फिगर से समझते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर का गैसियस कंपोजिशन जो भी है, उस एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 78% जो प्रपोर्शन है दैट इज़ मेड बाय नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस से बना है हमारी एटमॉस्फेयर का लगभग 78% भाग। और नाइट्रोजन को थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा लिविंग बीइंग के साथ में जोड़ें तो हमें ये बिल्कुल पता लग जाएगा कि ये वही नाइट्रोजन है जो थंडरिंग के द्वारा, लाइटनिंग के द्वारा या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशंस के द्वारा सॉइल में पहुंचती है, और सॉइल से बाद में प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद में फूड चेन्स में जाती है। और जो हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उनका कंपोनेंट बनते हैं। और नाइट्रोजन साइकिल से आपने समझ भी रखा है कि वहाँ पे अमोनिफिकेशन भी होता है, नाइट्रिफिकेशन भी होता है, डीनाइट्रिफिकेशन भी होता है, और अल्टीमेटली जो नाइट्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में लिबरेट भी हो जाती है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन बहुत बड़ा प्रपोर्शन है, ऑलमोस्ट ये 78% के समथिंग फिगर है। लेकिन बायोलॉजी के साथ में देखें तो ये वही नाइट्रोजन है जो ये जो पूरा सिस्टम था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, अमीनो एसिड्स में जाएगा, प्रोटीन बनेंगे, फिर ऑर्गेनिज्म की जब डेथ होगी तो डिट्राइटोवोर्स और डिकम्पोजर्स हैं, वो उसको वापस जो मिनरल फॉर्म है, जो गैसियस फॉर्म है, उसमें लिबरेट कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के बाद में जो दूसरे सबसे बड़ा प्रोपोर्शन आता है वो आता है हमारी जो ऑक्सीजन गैस है उसके लिए, दिस इज़ 21.0%। और ये ऑक्सीजन गैस के साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर शुरू से नहीं थी। जब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ते हैं कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले जो साइनोबैक्टीरिया आए वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे थे। फोटोसिंथेसिस के आने के बाद में जैसे ही जीवों ने फोटोसिंथेसिस चालू किया, उसके बाद में लगातार हमारे वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन गैस है उसका प्रपोर्शन बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ऑक्सीजन गैस है वो लिविंग बींग्स का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है, दैट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट इज़ रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन देखा जाए तो वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने डाइजेस्टेड फूड को
एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये वही गैस है जिसको ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज़ करते हैं, इनहेल करते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम्स के द्वारा इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। इसके बाद में आर्गन गैस, जो कि इनर्ट गैस के रूप में हम जानते हैं, उसका प्रोपोर्शन है 0.9%। और इसके अलावा कुछ ऐसी गैसेज भी हैं जो बहुत ही कम मात्रा में हैं, उनको हम ट्रेस प्रोपोर्शन के रूप में जानते हैं, जो 0.1% के इक्वल प्रोपोर्शन ये बनता है। अगर हम बात करें कि जो ट्रेस प्रपोर्शन है, जो लगभग 0.1% जो भाग है, उसको अगर हम बड़ा करके देखें कि उसमें क्या क्या हो सकता है, तो वो हम इस रेड वाले फिगर से समझ सकते हैं कि जो ट्रेस गैसेज हैं, उन ट्रेस गैसेज में सबसे बड़ा प्रपोर्शन यानी कि जो 0.1% था, उसका लगभग 93% भाग है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वही है जो कार्बन के ऑक्सीडेशन से, या हम कहें तो रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है, उसके रूप में ऑर्गेनिजम्स इसको लिब्रेट करते हैं, चाहे बर्निंग हो रही हो, फॉसल फ्यूल्स को बर्न किया जा रहा हो। तो जितना भी एनर्जी प्रोडक्शन है, चाहे वो लिविंग सिस्टम्स एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हों विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन मैकेनिज्म, या हम इंडस्ट्रियल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फ्यूल को कंज्यूम कर रहे हों, या डोमेस्टिक पर्पज़ के अंदर हम लकड़ियों को जला रहे हों, तो एवरीवेयर जहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगा, वहाँ पे कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लिब्रेट होते हैं। और वायुमंडल के अंदर ये जो ट्रेस प्रपोर्शन था उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट है। और दूसरी मेन चीज़ ये है कि ये गैस वायुमंडल के अंदर जब प्रेजेंट है, तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये भी रहता है कि हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड करती क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअल में क्या होता है कि जो थर्मिक रेडिएशंस होते हैं, जो उसमें तरंगे होते हैं, उन थर्मिक रेडिएशंस को सोख लेती है और सोख करके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती है। और अगर हम पूरे अर्थ के एंगल से बात करें, तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंक्रीज हो रहा है, फॉरेस्ट की जो कटाई हो रही है, जो फूड चेन्स हैं उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, उनके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रपोर्शन है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का कारण भी है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये काम करता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नियॉन का प्रपोर्शन है 4.67%, हीलियम का प्रपोर्शन है 1.29%, मीथेन का प्रपोर्शन है 0.44%, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रपोर्शन है 0.78% और ओजोन का प्रपोर्शन है 0.010%। अब इनमें मीथेन काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस है कि मीथेन की अगर हम बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड काम करती है। नाइट्रस ऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करती है। हाँ, ओजोन एक डिफरेंट चीज़ है। ओजोन की अगर हम बात करें तो ये यूवी प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। हमारे ग्लोब का जो अम्ब्रेला है, हमारे नीचे अर्थ की सरफेस के ऊपर जितने भी लिविंग बींग्स पाए जाते हैं, उनका डीएनए, उसके अंदर जो पिरिमिडिन डाइमर्स बन करके जो म्यूटेशंस हो सकते हैं यूवी लाइट की वजह से, उसको रिड्यूस कर देती है कि ओजोन यूवी को सोख लेती है और जीवों के लिए एक आवरण कवच का काम करती है। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमें इन कंपोजिशन के वाइज से समझनी चाहिए। तो आई होप वो बातें आपकी यहाँ पे क्लियर हुई होंगी और आप समझ पाए होंगे। नीचे टेबुलर फॉर्म में भी इसी चीज़ को दिया हुआ है कि आप टेबुलर फॉर्म से भी इनको समझ सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट है और पर्टिकुलर परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या है उसका, और पार्ट्स पर मिलियन के अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो ये चीज़ें भी आपको जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार करनी चाहिए। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एटमॉस्फेयर के साथ में जुड़ जाती है वो थोड़ा सा ये है कि आज का जो हमारा प्रेजेंट टाइम है उसमें पूरे ग्लोब को ये फेस करना पड़ रहा है, और आगे जा कर के इसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी हमें सोसाइटी को फेस करने पड़ेंगे। तो ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करें, जो हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती हैं, जो थर्मिक रेडिएशंस को सोख करके पृथ्वी का जो लोअर एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी की धरातल के जस्ट पास वाला जो एटमॉस्फेयर का भाग है, उसको गर्म कर देती हैं। और उसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, जो ग्लोबल टेम्परेचर के अंदर जो राइज है, उस राइज की वजह से जो पोलर आइस कैप्स हैं कि ध्रुवीय प्रदेशों में जो बर्फ़ जमी थी वो पिघल रही है, ऐसे पर्वतों की चोटियों के ऊपर जो आइस ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। और जब बर्फ़ पिघलेगी तो वो महासागरों में आएगी, समुद्रों के अंदर जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो रहा है, जो कोस्टल इकोसिस्टम्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और इम्बैलेंस जैसी स्थिति हैं वो आ रही हैं।
तो ये सारा जो कारण था कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो कोज हो रहे हैं, उसके लिए कुछ ग्रीन हाउस गैसेस जिम्मेदार हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, मीथेन की अगर हमने बात की, नाइट्रस ऑक्साइड का रोल है, और इसके बाद में जो हमारा डे टू डे कंजप्शन है, जो हम हमारी सोफिस्टिकेटेड लाइफ के लिए जो हम यूटिलाइज़ करते हैं, उन उपकरणों की वजह से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, फ्लोरोनेटेड जो गैसेस निकलती हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है कि वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए काम करती हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसी गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज के रूप में वर्क करती हैं। इसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो वाटर वेपर्स होती हैं वो भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए काम करती हैं। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मीथेन होगा, सीएफसीज होंगे, नाइट्रस ऑक्साइड होगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है। जितना टेम्परेचर राइज होगा उतना ही आइस मेल्ट होगा, और जितना बर्फ़ पिघलेगा उतना ही पानी बनेगा, और जितना पानी बनेगा वो फिर और ज़्यादा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए काम करता है। तो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बढ़ रहे हैं, मीथेन बढ़ रहा है, इन सब के कारण से टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ रहा है, और फिर एक नई चीज़ को और पैदा कर रहा है, दैट इज़ आइस का पिघलना, पानी का बनना। और जितना ज़्यादा पानी बनेगा उसका उतना ही ज़्यादा वेपोराइजेशन होगा, जितना वेपर्स बनेगा वो अगेन पॉजिटिवली ग्रीन हाउस इफेक्ट को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो वाटर वेपर्स अपने आप में भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है, और एक बार जब बनेंगी तो और वाटर वेपर्स बनाने के लिए भी काम करती है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है जो ग्लोब को आगे टाइम के अंदर फेस करना पड़ सकता है। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में हमें ये बातें पता होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर का जोनेशन है, अगर हम उसको देखें तो इस फिगर से हम इसको समझ सकते हैं कि नीचे जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे टेम्परेचर दिखा रखा है, और वाई एक्सिस के ऊपर अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड में जाएं तो वहाँ पे ऊंचाई को किलोमीटर में दिखा रखा है, और दाहिनी साइड के अंदर ऊंचाई को माइल्स में दिखा रखा है। तो मोस्टली आपको किलोमीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं या जब हम किसी चीज़ के बारे में डिफ़ाइन कर रहे हैं तो मोस्टली हम किलोमीटर वाइज इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे नीचे का जो एटमॉस्फेयर का भाग है उसे अपन ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, हिंदी में जिसे क्षोभ मंडल बोला जाता है। क्षोभ मंडल की सबसे खास बात ये होती है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारा जो ट्रोपोस्फियर है वो ज़मीन के धरातल से बिल्कुल पास वाला जो भाग होता है वो ट्रोपोस्फियर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो फिक्स नहीं है। एक्चुअल में इसकी ऊंचाई है वो ज़मीन से लगभग 20 किलोमीटर भी हो सकती है, और अगर हम ध्रुवीय क्षेत्र जो हैं, अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो वहाँ पे इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। और कम क्यों हो जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी चीज़ को घुमा रहे हैं, जब हमारी धरती घूम रही है, तो घूर्णन की वजह से उसके जो एक्सिस का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ पे ये परत कमज़ोर हो जाएगी, वो और ज़्यादा खिंच जाती है, इसलिए वो ज़्यादा पास है तो वहाँ पे ऊंचाई इसकी कम है। और जब बीच वाले भाग जो 0 डिग्री के आसपास के उनको अगर हम देखें तो वहाँ पे इसकी ऊंचाई है वो 20 किलोमीटर तक भी हो सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई पोल्स पे कम होती है। दूसरी खास चीज़ कि ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाएंगे टेम्परेचर के अंदर गिरावट आती है। जैसे हम हाइट की तरफ जा रहे हैं, टेम्परेचर की जो रेड लाइन है उसको अगर हम देखें तो हाइट के साथ में टेम्परेचर है वो गिरता हुआ चला जाएगा, और टेम्परेचर का जो गिरना है वो कंटिन्यूस रहेगा, और आगे एक ऐसी परत आ जाएगी जहाँ पे लगभग टेम्परेचर बराबर सा बना रहता है। उस एंड जो पार्ट है ट्रोपोस्फियर का उसको अपन ट्रोपोपोज के रूप में जानते हैं, जिसके बाद में आगे स्ट्रेटोस्फियर है वो चालू हो जाता है। अब स्ट्रेटोस्फियर को जैसे हम समताप मंडल के रूप में जानते हैं, ट्रोपोस्फियर को क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्षोभ को अगर हम हिंदी में देखें तो जहाँ हलचल होती रहती है, जहाँ उथल पुथल होती रहती है, क्षोभ, उसको हम क्षोभ बोलते हैं। तो ट्रोपोस्फियर का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आ जाती है कि जो मेन इसका जो फीचर होता है कि जितने भी एटमॉस्फेरिक गतिविधियाँ होती हैं, जैसे क्लाउड्स का बनना है, बादलों का गरजना है, लाइटनिंग होना है, बारिश का होना है, ये सारे जो कंपोनेंट हैं, ये सारे जो क्लाइमेटिक जितने भी फिनोमिना हैं, ये सारे के सारे ट्रोपोस्फियर में ही कंप्लीट होते हैं।
अब जैसे स्ट्रेटोस्फीयर से हम और ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फीयर की जो अपर लिमिट आएगी उसको अपन स्ट्रेटोपोज बोलते हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर की खास बात ये है कि हम जैसे जैसे इसमें ऊंचाई की तरफ जाएंगे टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। लगभग टेम्परेचर है वो जो राइज होगा उसका जो ऑलमोस्ट कारण है वो ये है कि ट्रोपोस्फीयर का जो ऊपरी भाग है वहाँ पे ओजोन परत आ जाती है, और यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो ओजोन की फॉर्मेशन होती है। और ओजोन की फॉर्मेशन की वजह से या जो यूवी लाइट की वजह से ओजोन का फॉर्मेशन होता है, उस फॉर्मेशन के कारण से टेम्परेचर का यहाँ पे राइज वाला पैटर्न पाया जाता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर राइज होगा, और जैसे ही हम स्ट्रेटोपोज से और ऊपर जाएंगे तो वो मीजोस्फीयर आ जाएगा, और मीजोस्फीयर के अंदर दोबारा से टेम्परेचर है वो डाउन होने लग जाता है। और मीजोस्फीयर से भी जब हम और आगे चले जाएंगे तो वहाँ पे थर्मोस्फीयर आ जाएगा, और यहाँ पे मोस्टली जो एटमॉस्फेयर के जो भी कंपोनेंटल गैसेज हैं ये सारी गैसेज बहुत ही हल्की गैसेज होती हैं, और मोस्टली इनके जो पार्टिकल्स हैं वो आयनिक फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इतनी हाइट के ऊपर जो रेडिएंट एनर्जी है और रेडिएंट एनर्जी काफ़ी हाई एनर्जी होती है। उसकी वजह से मोस्टली जो एटम्स हैं वो आयनिक फॉर्म के अंदर, मोस्टली जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स, वो बहुत ही कम भी होते हैं, और प्लस साथ में वो क्या रहेंगे, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो ये तो बात रही हमारे एटमॉस्फेयर के जोनेशन की। आपको इसका जोनेशन है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, ये सब पता होना चाहिए। ओजोन फॉर्मेशन कहाँ होती है, टेम्परेचर का पैटर्न क्या रहता है, क्लाइमेट संबंधी जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो केवल ट्रोपोस्फियर तक सीमित रह जाती हैं। और ट्रोपोस्फियर के अंदर जितने भी क्लाइमेटिक वेरिएशंस आते हैं, जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट होते हैं, वो सभी ही इफ़ेक्ट करती हैं हमारे इकोसिस्टम्स को, हमारे ग्लोब का जो पूरा ग्लोबल बायोस्फीयर है उसको करते हैं। ऐसा नहीं, हालांकि जो ओजोन परत है जो ऊपर रह गई है वो भी अफेक्ट करती है। तो अल्टीमेटली जो पूरा एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर क्या है, वो क्यों है, उसको बनाता कौन है, उसमें कौन कौन सी गैसेज हैं, कौन सी गैस का क्या रोल है, लिविंग बीइंग के साथ में कौन कैसा क्या पॉजिटिव नेगेटिव क्या उसका इंटरेक्शन हो सकता है, वो सारी बातें, ग्रीन हाउस जैसी इंपॉर्टेंट बातें, साथ में टेम्परेचर जैसी बातें, और जोनेशन जो वर्टिकल जोनेशन है, ये सारी बातें हमें एटमॉस्फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। तो आई होप इस वीडियो की सहायता से ये सारी बातें आपकी क्लियर हुई होंगी, और प्रॉपर इस वीडियो को आप रिपीट करके इसका प्रॉपर नोट तैयार करेंगे, और क्वेश्चन का एक प्रॉपर आंसर डिज़ाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बिल्कुल तैयार करेंगे। तो आई होप इट इज़ क्लियर। ओके देन, थैंक यू।